नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। दिन के 11 बज चुके हैं और मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस से। 24 की चुनौती में प्रधानमंत्री आज अपने गृह राज्य गुजरात में करेंगे जनसभाएं। अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी प्रचार को देंगे धार। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी कर्नाटक में तो प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में संभालेंगी कमान। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल गुजरात में पार्टी प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। बीजेपी ने जारी की 11वीं लिस्ट। आगामी चरण के लिए दिग्गजों का नामांकन जारी। हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान और संबलपुर लोकसभा सीट से धर्मेंद्र प्रधान ने पर्चा भरने से पहले की पूजा अर्चना। बारामूला लोकसभा सीट से उमर अब्दुल्ला भी आज करेंगे नामांकन। डीप फेक वीडियो पर रोक की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। वकीलों के एक संगठन ने कल दाखिल की थी याचिका। देश भर में कई जगहों पर भीषण गर्मी और लू ने लोगों का जीना किया मुहाल। वहीं अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। तेलंगाना में गर्मी की वजह से वोटिंग टाइमिंग को भी बढ़ाया गया। दक्षिणी ब्राजील में भारी बारिश का कहर, अब तक 10 लोगों की मौत। बड़ी प्राकृतिक आपदा की चेतावनी जारी। आईपीएल में आज राजस्थान के सामने होगी हैदराबाद की चुनौती। वहीं कल खेले गए मैच में पंजाब ने चेन्नई को दी 7 विकेट के साथ करारी शिकस्त। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात में 4 चुनावी जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले सुबह 11 बजे आणंद में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद कार्यक्रम है सुरेंद्र नगर जाने का, जहां वो 1 बजे चुनावी रैली करेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री की आज तीसरी रैली होगी। जूनागढ़ में करीब 3:15 बजे का वक्त रखा गया है। वहीं जामनगर में शाम 5:15 बजे वो पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में माहौल बनाएंगे। तो एक दिन में 4 बड़ी रैलियां। गृह राज्य गुजरात में आज बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का। लोकसभा चुनाव के आगामी चरण के लिए नामांकन भरने का काम लगातार जारी है। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान आज ओडिशा के संबलपुर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन भरने से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में मां समलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें कि ओडिशा के संबलपुर में 25 मई को मतदान होने जा रहा है। एलजेपी रामविलास प्रमुख और हाजीपुर लोकसभा से सीट से प्रत्याशी चिराग पासवान आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन भरने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और अपने पिता को याद किया। चिराग पासवान ने हाजीपुर के लोगों से समर्थन मिलने का विश्वास जताया है। बता दें कि बिहार के हाजीपुर में 20 मई को मतदान होना। उनका आशीर्वाद लेने जा रहा हूं और उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जैसे पापा को हमेशा हाजीपुर के लोगों ने सर आंखों पर बैठाया, ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद दिया, वही प्यार और आशीर्वाद मुझे भी मिलेगा। मैं ईमानदारी से बोलता हूं, मैं किसी भी चुनौती को या किसी भी लड़ाई को या चुनाव को मैं कतई हल्के में नहीं लेता। ज़रूरी है हर पल आपको अपना 100% आप देते रहें। ईमानदारी से आप प्रयास करते रहें। अंतोगत्वा आप जनता के दरबार में है, अंतिम फैसला जनता को ही लेना है। मेरी तरफ से मेरे प्रयासों में कहीं कोई कमी ना रहे, इस बात का ध्यान मैं ज़रूर रखूँगा। और बिहार के उजियारपुर से राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता बिहार की राजनीति पर नजर रखे हुए हैं। राजेश, 2 चरणों में मतदान के बाद बिहार की फिजा में क्या
और तीसरे चरण की तैयारियां कैसी चल रही हैं? देखिए, अगर बिहार के फिजा की बात करें अजय, तो कहीं ना कहीं जो मौसम का मिजाज है वो बहुत ज्यादा, मौसम का पारा बहुत हाई नजर आ रहा है। और अगर हम चुनाव की बात करें तो पहले 2 चरणों में मतदाताओं में बहुत जो है उत्साह दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब जबकि हम तीसरे चरण की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो मतदाताओं का मिजाज है वो भी मौसम के मिजाज की तरह ऊपर की तरफ जो है बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो पार्टी के नेतागण हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें भी जोश का आलम देखने को मिल रहा है। तीसरे चरण की अगर बात करें तो तीसरे चरण में बिहार के मधेपुरा, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, वहां मधेपुरा में चुनाव होना है, सुपौल में चुनाव होगा, झंझारपुर में चुनाव होगा, अररिया में चुनाव होगा। और ये तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड का कब्जा है। और वहां पर सिर्फ जो अररिया लोकसभा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप सिंह चुनाव मैदान में है, जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं जाकर के रैली की, जेपी नड्डा ने रैली की। और वो सीमांचल का इलाका नेपाल की सीमा से सटा हुआ है, बांग्लादेश की सीमा से किशनगंज का इलाका जो है वो सटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मौसम के मिजाज की तरह अब जो सियासी दलों का जो मिजाज है वो भी आगे बढ़ रहा है। और अब भारतीय जनता पार्टी के गढ़ वाली सीटों की तरफ अब जो है चुनाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा चलिए है। राजेश, तो अब थोड़ा सा तैयारियों की भी बात कर लें। चुनाव आयोग ने किस तरह से इस बढ़ते हुए पारे के बीच लोगों को थोड़ी सी राहत देने के लिए क्या कुछ तैयारियां की हैं? लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों तक पहुंच पा रहे हैं। हम लगातार कह रहे हैं कि ये चुनाव का पर्व है और देश का गर्व है, इसमें सभी को सम्मिलित होना चाहिए। तो चुनाव आयोग की तरफ से खासतौर पर तीसरे चरण में, क्योंकि अब तो 2 चरणों का एक तरह से उन्हें अनुभव हो चुका है, क्या कुछ खास तैयारियां? देखिए, पहले चरण में हमने देखा कि पहले चरण में तैयारियां जो थी वो उसमें धूप को बहुत मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन दूसरे चरण में हमने देखा कि तमाम मतदान केंद्रों पर शेड बनाए गए। वहां पर जो महिलाएं वोटिंग के लिए आई उनके लिए खास तौर पर छाए का इंतजाम किया गया था, पानी की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा दिव्यांग जनों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई थी। मतदान केंद्रों को खूबसूरती से सजाया गया था, गुलाब के फूल दिए जा रहे थे, लोगों को चॉकलेट दिए जा रहे थे ताकि उनका सम्मान किया जा सके, उनका अभिनंदन किया जा सके। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं का उत्साह और उमंग बढ़े, इसके लिए चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है। बहुत सारे जो जिलाधिकारी हैं बिहार में वो लगातार मतदाता जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं कि भारी गर्मी की जो तपिश है इसको चिढ़ते हुए, इसको तोड़ते हुए मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचे और बड़ी तादाद में मतदान करें। क्योंकि 2 चरणों में हमने देखा कि बिहार में वोटिंग का परसेंटेज जो है वो कम रहा है और उसकी कहीं ना कहीं वजह एक लू और तपिश तो रही है। शादी ब्याह का भी माहौल है अजय, जिसकी वजह से शादी ब्याह लगन के माहौल में बारात जाने की जो प्रवृत्ति है बिहार उत्तर प्रदेश के इलाकों में वो ज्यादा रही है और इसकी वजह से भी मतदाताओं का रुझान जो है मतदान केंद्रों तक कम पहुंचा है। लेकिन अब जो शादी ब्याह का जो लगन का दिन होता है वो फिलहाल अभी जो है वो रुक गया है। ये उम्मीद की जा रही है कि तीसरे चरण में बम्पर वोटिंग होगी और लोग गर्मी और लू की परवाह किए बिना मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे। राजेश, अंतिम सवाल आपसे, जब जनता से आप जमीन पर बात कर रहे हैं तो चूंकि आप कई सालों से बिहार की राजनीति को टटोल रहे हैं जमीन पर, लोगों के व्यवहार में, लोगों की मैच्योरिटी में कितना बदलाव आपने देखा है? क्या पहले की तरह जाति और धर्म के मुद्दे पर जो लगातार ज़्यादा वोटिंग हुआ करती थी, क्या वो विकास के मुद्दे पर शिफ्ट हुआ है? लोगों की सोच में कुछ परिवर्तन देख पा रहे हैं? आपकी ज़मीनी एनालिसिस क्या कहती है? देखिए, जो जाति जो है वो हिंदुस्तान की सच्चाई है अजय, और बिहार जो है, बिहार उत्तर प्रदेश। राजेश, आपको रोकना चाहूंगा, हमें चलना पड़ेगा सुपौल, जहां पर नीतीश कुमार एक रैली को संबोधित करें। मैं वापस आऊंगा आपके पास इस पर और चलते हैं सीधे सुपौल और देखते हैं कि बिहार के एक बड़े नेता नीतीश कुमार अपनी रैली में किन मुद्दों को उठा रहे हैं। मरीज आते हैं, 40 मरीज आते हैं 39 और एक दिन में 1 या किसी दिन 2। हमको इतना खराब लगा कि ये सब हुआ, तो जब सब इंतजाम करा दिया तो आप जानते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब 1 महीने में 11,000 से अधिक लोग मरीज का इलाज करने के लिए आते हैं। तो एक तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। हर चीज को नहीं, पुल पुलिया का निर्माण, सड़कों का निर्माण सब कुछ करवाया है।
अब पहले हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होते रहता था, तो क्या उसमें कितना अच्छा काम हो गया। अब उसके बाद कोई झगड़ा नहीं। आप जानते हैं कि वो लोग मदरसा के लिए चाहते थे, सरकारी मान्यता नहीं दिया उन लोगों ने, हमने उनको सरकारी मान्यता दे दी। और उसके अलावे आप जानते हैं हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा होता था, तो कब्रिस्तान का मामला था, हिंदू और मुस्लिम के इलाके के बीच में भारी दिक्कत होती थी। तो उन लोगों के साथ समझ करके 2006 में उन लोगों ने जो तय करके दिखाया कि 8,000 से थोड़ा ज्यादा होगा, हम लोगों ने पूरा काम कर दिया। अब उसके बाद 1,000 के बारे में और तय हुआ, उसका काम हो रहा। तो अब कितना ज्यादा सुविधा हो गई। अब लोग जो आता है, आप वोट मांगते रहता है उन लोग, तो भाई हम लोग तो आपके हित में काम किए। अगर वो कहीं इधर उधर करेगा तो कोई काम नहीं करेगा आप लोगों का। हम लोग तो सबके लिए करते हैं, समाज के हर तबके का, हिंदू हो मुस्लिम हो या कोई भी जाति का हो, हर के विकास के लिए, हर के विस्तार के लिए, पुरुष का स्त्री का सबका हम लोगों ने काम किया है। और उसके अलावे हर जगह हम लोग घूमते रहे हैं, और जहां जहां सब भी कितनी ज्यादा कठिनाइयां होती थी आप सब तो जानते ही ना है भाई। सुपौल से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे जहां पर नीतीश कुमार जो बिहार के दिग्गज नेता हैं वो अपने पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में रैली कर रहे थे। राजेश हमारे साथ बने हुए। राजेश, हम बात कर रहे थे राजेश आपसे चुनावी मुद्दों की, और रैली से भी हमें थोड़े बहुत आपको भी सुनने को मिला होगा कि किसकी ओर इशारा कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, मुद्दे किस तरफ जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में, खासतौर पर अगर बिहार के जमीनी हकीकत की बात करें। राजेश, देखिए, अगर मुद्दों की बात करें तो निश्चित तौर पर जहां भारतीय जनता पार्टी राज्य में विधि व्यवस्था का मामला उठा रही है, डेवलपमेंट का मुद्दा उठा रही है, और केंद्र सरकार के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसकी व्याख्या जो है बखूबी की जा रही है। चाहे वो प्रधानमंत्री की रैली हो, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली हो, गृहमंत्री अमित शाह की रैली हो, या फिर राज्य के तमाम जो बड़े छत्रप हैं उनकी रैलियां हो, उसमें इन बातों को प्रमुखता से उठाया जाता है कि बिहार में जो डेवलपमेंट के काम भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं उसका जिक्र कर बीजेपी जनादेश मांगने की कोशिश कर रही है। वहीं पर अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो उसके नेता तेजस्वी यादव संविधान बचाने, आरक्षण को बचाने और नौकरियां बांटने का जिक्र कर कहीं न कहीं युवाओं के मन को टटोलने, झकझोरने में जुटे हुए हैं। जनता जो है, जनता बिल्कुल हम कह सकते हैं कि पहले 2 फेज में बहुत उत्साह जनता में दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन जो जो अब मतदान आगे की तरफ बढ़ रहा है अजय, तो कहीं ना कहीं मुद्दों की गूंज भी सुनाई पड़ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जो मुद्दों की गूंज है थोड़ी सी मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, और जो सियासी पारा है वो भी धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है। हम लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज 4 रैलियां करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जुड़ने के लिए बिहार से। और अब सीधे आपको ले चलेंगे गुजरात में आणंद, जहां पर प्रधानमंत्री की आज की पहली जनसभा हो रही है। यानी कि 20% भी नहीं, 20% से भी कम घरों में वो नल से जल पहुंचा पाई। 10 साल में ही नल से जल पहुंचने वाले घरों की संख्या आज 14 करोड़ घर हो गई है। यानी 75% घरों में नल से जल पहुंचा है। 60 साल, मेरे 10 साल। अब देखिए कितना बड़ा फर्क है। 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों पर कब्जा कर लिया और ये कहा कि बैंक गरीबों के लिए होनी चाहिए, इसलिए राष्ट्रीयकरण। आज स्थिति ये है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के नाम पर करने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार 60 साल में करोड़ों गरीबों के बैंक खाते नहीं खोल पाई। मोदी ने 10 साल में
50 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक खाते खोले, जीरो बैलेंस से खोलने का निर्णय किया। जो बैंक के दरवाजे तक गरीब देख नहीं सकता था, आज गरीब बैंक में जाकर के हाथ मार करके उसके साथ कारोबार करने लगा है। साथियों, 2014 में जब आपने आपके इस बेटे को गुजरात से दिल्ली भेज करके देश की सेवा करने का आदेश दिया, उस समय बड़े विद्वान अर्थशास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे। उनके बाद मुझे मौका मिला। जब उन्होंने छोड़ा था तब देश दुनिया में 11 नंबर की इकोनॉमी थी, 11 नंबर। हमारा नंबर 11 पर था। 10 साल में गुजराती ने, एक चाय वाले ने देश की इकोनॉमी को 11 नंबर से 5 नंबर पर पहुंचा दिया। कांग्रेस के चलते दशकों तक देश के संविधान के साथ भांति भांति के खिलवाड़ हुए। आप चौंक जाएंगे भाइयों बहनों, सरदार साहब जल्दी चले गए, उसके कारण देश को बहुत नुकसान हुआ है। और मेरे मन में कसक है कि सरदार साहब के सपने भी पूरे करने की कोशिश करो। आपको पता है भाई, ये कांग्रेस के शहजादे माथे पर संविधान रख करके नाच रहे हैं आज तक, देखा होगा आपने। लेकिन जरा कांग्रेस मुझे जवाब दे, जिस संविधान को आज माथे पर रख करके नाच रहे हो, क्या इस देश में 75 साल तक हिंदुस्तान के सभी हिस्सों पर ये संविधान लागू नहीं होता था? मोदी के आने के पहले इस देश में 2 संविधान चलते थे, 2 झंडे चलते थे, 2 प्रधानमंत्री थे। ये संविधान माथे पर लेकर के नाचने वाले शहजादे आपकी पार्टी कांग्रेस ने, आपके परिवारजनों ने देश में संविधान लागू नहीं होने दिया था। कश्मीर में हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होता था। धारा 370 दीवार बन के बैठी थी। ये सरदार पटेल की भूमि से आए हुए बेटे ने उस 370 को भी जमींदोज कर दिया और सरदार साहब को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि मैंने दी है। मैंने सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाकर सरदार साहब को अंजलि दी है, इतना ही नहीं, मैंने कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराकर, कश्मीर में संविधान लागू कर, कश्मीर में 370 हटाकर सरदार साहब के सपने को पूरा किया है।
साथियों, जितने साल हमारे देश में कांग्रेस सरकार रही, एक बड़ा हौवा था आए दिन, जब भी हो पाकिस्तान, जब भी हो पाकिस्तान, जब भी हो पाकिस्तान। आज देखिए, ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। आप देख रहे थे आनंद से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर आज अपने पहले कार्यक्रम में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान की याद दिलाई और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। आगे बढ़ते हैं। बारामूला लोकसभा सीट से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले उन्होंने भारी मतों से जीतने की उम्मीद जताई है। चुनावी रण में बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार अब भी जारी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। सबसे पहले जेपी नड्डा मुजफ्फरपुर और अररिया में एनडीए की चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अररिया में तीसरे चरण के तहत 7 मई को वोटिंग होनी है। वहीं मुजफ्फरपुर और सारण लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। बाद में जेपी नड्डा एमपी पहुंचेंगे, जहां वो विदिशा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के बाद जेपी नड्डा गुजरात में महसाणा में जनसभा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में 3 जनसभाएं करेंगे। अमित शाह दोपहर 12:30 बजे बरेली के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके ठीक बाद बदायूं स्थित इस्लामिया इंटर कॉलेज में जनता से भाजपा को जीत दिलाने की अपील करेंगे। उसके बाद सीतापुर के लहरपुर में भी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वे जनसभा को संबोधित करेंगे। हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में रोड शो किया और रोड शो के दौरान अमित शाह ने कहा कि इस बार स्वतंत्र मन से जनता वोट करे। किसी को डर रखने की जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। इस बार मुक्त मन से मतदान करिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर एक मतदाता कमल के निशान पर बटन दबाए। बिहार में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। भाजपा के स्टार प्रचारक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राज्य के सारण और सुपौल लोकसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने का कार्यक्रम है। बिहार की एक और चर्चित सीट सारण में महागठबंधन की ओर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। लालू ने उन्हें बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ मैदान में उतारा है। आज रायबरेली और अमेठी सीट पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की प्रक्रिया पर घोषणा हो सकती है, क्योंकि शुक्रवार को दोनों ही सीटों पर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। उधर बीजेपी ने भी रायबरेली से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। आज का दिन इन दोनों सीटों के उम्मीदवारी के ऐलान को लेकर के दिलचस्प हो सकता है। और तीसरे चरण के लिए विपक्ष ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक के शिमोगा में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के शिवमोगा और रायचूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के कोरबा में चुनावी जनसभा करेंगी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के भी कई चुनावी कार्यक्रम हैं। वो आज समस्तीपुर, सहरसा, अररिया और सुपौल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ आप नेता अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल गुजरात के भरूच और भावनगर लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, यही कांग्रेस की प्रवृत्ति है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष, जो कि कांग्रेसी संस्कार में प्राप्त हुआ है,
वही बात वे अपने भाषणों में कह रहे हैं। कांग्रेस इस प्रकार के स्तरहीन वक्तव्यों को देकर के हिंदू आस्था के साथ तो खिलवाड़ कर ही रही है, लेकिन अपने कृत्यों से कांग्रेस को इतिहास की वस्तु बनाने की ओर भी कांग्रेस का नेतृत्व उसे धकेल रहा है। और मुझे लगता है प्रभु राम और देवादिदेव महादेव शिव इनको सद्बुद्धि दे। कम से कम जब अब कांग्रेस को लोग विसर्जन करने पर तुले ही हैं, तो अब तो सच का रास्ता अपना ले। और समाचारों में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज। आज हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने का कोई साहस नहीं करता। पहले हम अपने देश में डरकर चलते थे, अब हमारे दुश्मन उनके देश में भी सेफ नहीं है। 10 सालों से देश सुरक्षित है। देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये है मोदी की गारंटी। और मोदी जी को वोटिंग, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। झारखंड कांग्रेस का सोशल मीडिया अकाउंट एक्स अब सस्पेंड कर दिया गया है। इस अकाउंट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का डीप फेक वीडियो शेयर किया गया था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इस मामले में 28 अप्रैल को एक मामला दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस ने झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को इस मामले में तलब किया। वहीं इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के वकील ने उन पर लगे आरोपों को खारिज किया। रेवंत रेड्डी पर आरोप है कि उन्होंने डीप फेक वीडियो को शेयर किया था। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 11वीं सूची में 6 नए उम्मीदवारों की घोषणा की है। यूपी की गोंडा लोकसभा सीट से बीएसपी ने सौरभ कुमार मिश्रा को मैदान में उतारा है। वहीं डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा, कैसरगंज से नरेंद्र पांडे, संत कबीर नगर से नदीम अशरफ, बाराबंकी से शिव कुमार दोहरे और आजमगढ़ से मशहूद अहमद को टिकट दिया गया है। यूपी की पूर्वी लखनऊ सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी बीएसपी ने आलोक कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी है, तो लोग भी अपने मुद्दों को लेकर के मुखर हैं। अब मतदान को भी लेकर के काफी उत्साहित हैं। तारांकित के पहाड़ी इलाके से आम लोगों के मुद्दों को जानने की कोशिश की डीडी न्यूज संवाददाता रमा त्यागी ने। राजौरी से करीब 45 किलोमीटर दूर कोटरंगा इलाके में हम मौजूद हैं। पहाड़ी इलाका है, काफी मुश्किल जो है इस तरह के इलाकों की चढ़ाई होती है। क्या कुछ यहाँ के लोगों के चुनावी मुद्दे हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे। कैंडिडेट तो अच्छा होना चाहिए। हर कामों की जरूरत है, रोड की जरूरत है, पानी की जरूरत है। तो यही चाहते हैं कि हमारी यहाँ काफी प्रॉब्लम होती है। देखो हमारी गांव में रोड नहीं है, पानी नहीं है, इस चीजों की काफी काम जो है गवर्नमेंट पीछे से बहुत कुछ भेज रही है, लेकिन जो आगे हैं चमचे वो हमारे तक पहुँचने नहीं देते हैं। तो लिहाजा हमको यही है कि वोट तो डालने ही डाल रहे हैं। जो भी है हमने देना ही नहीं को वोट है। हमारे मुर्शिद है ना, पीर बाबा है हमारे। जो पहले की जो मिनिस्टर रह चुके हैं, नए मिनिस्टर तो वो बन नहीं रहे, पहले भी रहे। हाँ, तो गाड़ी आ रही है। तो काम हम किया था। काम हमें सबसे ऊपर वाले की दुआएं चाहिए। काम इससे पहले भी हमारा किसी ने नहीं किया है। काम का मसला नहीं है यहाँ। हाँ, हर मसले से वोट इन्हीं को देना है। काम का कोई मसला नहीं है। हाँ, देंगे जिसको मर्जी आगे दे देंगे। कामों पे बस यही हमारा जो पंचायत का काम है, ये हो हमारे लिए सहूलत हो। हमारे लिए जो महंग पाई है इसमें थोड़ा सहूलत होना चाहिए। हर चीज महंगी हो गई है। जो अच्छा काम करे उसी को वोट देते हैं, बाकी पीर वो अलग होता है। वोट एनसी को इस बार देंगे।
इंशाल्लाह। हमने तो बीजेपी की को वोट करना था, ठीक है, उनका कैंडिडेट ना होने से हम देखेंगे किसी दूसरी पार्टी को। हमारा मुद्दा ये बेरोजगार हैं जवान बच्चे हमारे पढ़ लिख के, थोड़ा इनको कुछ रोजगार मिल जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। पहले तो ये मुल्क में अमन होना चाहिए, जो हमें अमन मिला है आज। दूसरी बात है सबसे हमारा देश मजबूत होना चाहिए। बेसिकली यूथ के रहेंगे कि हमें यूथ को इन्वाइट किया जाए तो काम दिए जाए, क्योंकि हम क्रिकेट भी खेलते हैं तो उसमें भी हमें चाहिए कि आगे सपोर्ट हो, तो किसी ने आज तक सपोर्ट नहीं की है। अब जो हमारे पीर व मुर्शिद है, हमें सबको देना भी पड़ेगा वोट उनको, तो हम इसमें कुछ न कहते हुए वो अच्छे करेंगे हम सब के लिए। तो तमाम लोगों के मन में अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग उनकी चाहत है और अलग अलग उनकी पसंद है, लेकिन विकास हो, यहाँ पर अमन कायम हो, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो, ये सभी के मन में है। अब इस इच्छा पर, इस चाहत पर कौन सी पार्टी अपने दावों के साथ खरी उतरती है, यही एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, तारनकोट। अब बिहार में समस्तीपुर जिले के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने लगातार तीसरी बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को चुनाव मैदान में उतारा है। नित्यानंद राय अपने सघन प्रचार अभियान के दौरान मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं। नित्यानंद राय मोदी मैजिक और राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर चुनावी मैदान में लोगों से जनादेश मांग रहे हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज ने उजियारपुर में भाजपा प्रत्याशी नित्यानंद राय के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की, आपको दिखाते हैं। देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में किस्मत आजमा रहे हैं और अभी चुनाव प्रचार के दौरान उनके कंस्टिट्यूएंसी में डीडी न्यूज की टीम लगातार घूम रही है। अभी नित्यानंद राय जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। क्षेत्रीय मुद्दा जो है वो हावी है या राष्ट्रीय मुद्दे हावी है? यहाँ देश का चुनाव है, समझे ना, और माननीय प्रधानमंत्री जी जमीन से आसमान तक की चिंता किए हैं, जन्म से लेकर मरण तक की चिंता किए हैं, गरीब के घर बनाने से भगवान श्री राम के घर बनाने तक की चिंता किए हैं, और यहाँ खेती के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उसकी चिंता की है उन्होंने सूर्य और चंद्र पर भारत का शान बढ़े इसकी चिंता की है, मुफ्त अनाज गरीबों को दिया है। यहाँ उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा सब जगह बह रही है। राम को लाए हैं, उनको लाएंगे, ये नारे भी आपके क्षेत्र में लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। इस पर क्या कहना चाहिए? यहाँ ये बिल्कुल हमारे क्षेत्र के लोग एकदम बहुत गर्व से कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यानी कि मोदी को फिर से लाएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अपने प्रचार अभियान के दौरान लगातार गाँव में सघन प्रचार अभियान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आरजेडी के आलोक मेहता से कड़ी चुनौती मिल रही है। आलोक मेहता जहां भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक हैं, वहीं नित्यानंद राय अपने राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे और राम मंदिर के सहारे जनता के बीच डटे होने की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोदी मैजिक का उन्हें भरोसा है। कैमरामैन ललित के साथ उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और उधर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने के इरादे से पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से नया चेहरा कमलजीत सहरावत को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा चुनावी मैदान में उतरे हैं। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट को लेकर के देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। 7वीं सीट पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट के रूप में 2008 में अस्तित्व में आई। यहां पहली बार 2009 में मतदान हुआ और जीत कांग्रेस के खाते में गई, लेकिन उसके अगले ही चुनाव में 2014 में ये सीट बीजेपी के खाते में आ गई और तब से ये सीट बीजेपी के पास ही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने के इरादे से पश्चिमी दिल्ली में नए चेहरे कमलजीत सहरावत को चुनावी मैदान में उतारा है। मेरी कोशिश रहेगी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसकी मैंने बात की है वो तो मेरे प्राथमिकता रहेगी। साथ में मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि मोदी जी ने बहुत जन कल्याणकारी योजनाएं निकाली हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, विश्वकर्मा योजना है, उज्ज्वला योजना है, मुद्रा लोन योजना है, 20 रुपये में 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, आयुष्मान भारत दिल्ली में बुजुर्गों के लिए लागू हो रहा है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हर ज़मीनी स्तर पर जो उसके लाभकारी होने चाहिए उनको हम एक सर्विस सेंटर खोल कर दें
और उनको उन योजनाओं का लाभ मिले। पश्चिमी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी ने महाबल मिश्र को चुनावी मैदान में उतारा है। वैसे तो महाबल मिश्र का पूरा इतिहास कांग्रेस के साथ का है, लेकिन 2022 में महाबल ने कांग्रेस का हाथ छोड़ केजरीवाल का दामन थाम लिया। अब महाबल मिश्र आम आदमी पार्टी की ओर से पश्चिमी दिल्ली सीट पर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। केजरीवाल की गारंटी लोगों के घर में दिखाई दे रहा है, तो 2019 की चुनाव नहीं है, ये 2024 का चुनाव है और जनता जान चुकी है जब जुमला नहीं चलेगा, अब विकास का नारा लाओ और बच्चों के भविष्य का निर्माण कैसे होगा इस पर लाओ, महंगाई कैसे घटेगी इस पर आओ। राजनीतिक दलों के अपने अपने समीकरण हैं और नेताओं के अपने अपने वादे भी, लेकिन इन सब के बीच जनता की अपनी राय है। ये जो चुनाव इस बार का है 2024 का, ये राष्ट्र के निर्माण के लिए ये चुनाव है और किसी भी वोटर के मन में कोई शंका नहीं है। हमारी वोट राष्ट्रीय हित के लिए मोदी जी के जाना है और इस बार हम आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। मेरे घर के बड़े जो हैं वो पहले से उन्हें वोट करते आए हैं और बहुत ही शानदार काम करते हैं। मोदी जी ने कहा है कि नारी शक्ति को हमने ऊपर लाना है, तो नारी शक्ति के हिसाब से सबसे प्रथम तो हमारा यही है कि नारी शक्ति है, वो प्रथम वोट उनको जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश सिंह को छोड़कर कमलजीत सहरावत पर दांव खेला है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी ने 2009 में इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले महाबल मिश्रा पर अपना भाग्य आजमाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिमी दिल्ली की जनता किसे अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनती है। सुयश शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चुनाव अभियान के अंतर्गत मुंबई के बोरीवली में एक रथ यात्रा निकाली। पीयूष गोयल मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से सर्कुलेट हो रहे डीप फेक वीडियो पर रोक की मांग को लेकर के दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने इसके लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर अभिनेता रणवीर सिंह, आमिर खान, प्रधानमंत्री राहुल गांधी के डीप फेक वीडियो का भी हवाला दिया है। और पश्चिम बंगाल में सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। ममता सरकार की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि सीबीआई को राज्य के मामलों में केस दर्ज करने की अनुमति कई साल पहले ही वापस ले ली गई थी। इसके बाद भी सीबीआई एफआईआर दर्ज कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में होनी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर फैसला टल गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत अब जमानत पर 6 मई को अपना फैसला सुनाएगी। के कविता सीबीआई और ईडी दोनों ही जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में है। ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी उनकी जमानत याचिका कोर्ट में पेंडिंग है। उस पर भी आदेश 6 मई को आना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को अब जमानत दे दी है। जिनको जमानत मिली है उनमें शोएब आलम, गुलफाम और जावेद शामिल हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने एक अन्य आरोपी नाजिम को जमानत देने से इनकार कर दिया।
दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में कल बम की खबर को लेकर के सोशल मीडिया पर भ्रामक और झूठे मैसेज भेजे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि व्हाट्सएप और दूसरे चैट ग्रुप्स पर कुछ फेक ऑडियो संदेश भेजे जा रहे हैं, जिसमें दावा किया गया है कि कई स्कूलों में कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली हैं। दिल्ली पुलिस ने मैसेज के दावों को पूरी तरह से खारिज किया है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि इन संदेशों में कोई सच्चाई नहीं है, साथ ही लोगों को ऐसे भ्रामक संदेशों से बचने का अनुरोध किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन अप्रैल में 7.3% बढ़ करके 6.18 करोड़ टन पर पहुंच गया है। बीते वित्त वर्ष की समान अवधि में कंपनी का कोयला उत्पादन 5.76 करोड़ टन रहा था। घरेलू कोयला उत्पादन में कोल इंडिया की 80% हिस्सेदारी है। कंपनी के मुताबिक उसका कोयला उठाव अप्रैल में 3.2% की वृद्धि के साथ 6.43 करोड़ टन रहा है। अप्रैल 2023 में यह 6.23 करोड़ टन था। कोल इंडिया के पिछले महीने कुछ 6.18 करोड़ टन उत्पादन में से सबसे ज़्यादा 1.6 करोड़ टन कोयले का उत्पादन महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने किया। उसके बाद 1.4 करोड़ टन साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड और फिर 1.18 करोड़ टन नार्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड और दूसरी कंपनियों का है। बीते वित्त वर्ष यानी 2023-24 में कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन 10% बढ़ा था, 77.36 करोड़ टन पर पहुंचा। हालांकि ये वित्त वर्ष के उत्पादन लक्ष्य 78 करोड़ टन से थोड़ा सा कम रह गया था। वित्त वर्ष 2022-23 में कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन 70.32 करोड़ टन रहा था। और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की 2 दिन चली बैठक के बाद चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने ऐलान किया कि ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा। इसके साथ ही ये ब्याज दरें 5.25 से 5.5% के बीच बरकरार रहेंगी। ये लगातार छठा मौका है जब फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने ब्याज दरों को यथावत रखा है। इस समय ये ब्याज दरें 2 दशक यानी करीब 23 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने कहा कि महंगाई दर के टारगेट रेंज को घटाना इस वक्त सही नहीं, जब तक इस बात का भरोसा नहीं हो जाता कि अमेरिका में महंगाई दर 2% के नीचे जा रही है, तब तक ब्याज दरों में कटौती का फैसला नहीं लिया जा सकता। Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. However, in recent months, inflation has shown a lack of further progress toward our 2% objective, and we remain highly attentive to inflation risks. The economy has made considerable progress toward our dual mandate objectives. Inflation has eased substantially over the past year, while the labor market has remained strong. And that's very good news. But inflation is still too high. Further progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. We are fully committed to returning inflation to our 2% goal. FOMC के सदस्यों ने बहुमत से आम राय से ब्याज दरों को बिना बदलाव के यथावत रखने का फैसला लिया। दरअसल 40 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में जून 2022 से 5.5% की बढ़ोतरी की गई है। फेडरल रिजर्व ने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अब भी अनिश्चितता बनी हुई है और महंगाई का खतरा बरकरार है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक का साफ कहना है कि जब तक महंगाई दर विश्वसनीय रूप से 2% के नीचे नहीं आ जाती, ब्याज दरों में कमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। देश के प्रमुख बंदरगाहों में जहाजों पर टर्न अराउंड समय 9% घटकर 48 घंटे हो गया है। टर्न अराउंड समय में जहाज से माल उतारकर और माल लादकर जहाज को आगे के समुद्री सफर के लिए तैयार करने की प्रक्रिया शामिल होती है। बीते वर्ष यह अवधि 52.9 घंटे थी। सरकारी अधिकारी ने बताया, वित्त वर्ष 24 में प्रमुख बंदरगाहों पर आगमन तेज होने के कारण सामान लादने की क्षमता में इजाफा हुआ। इस अवधि में प्रमुख बंदरगाहों पर कुल ट्रैफिक 4.5% बढ़कर 81.9 करोड़ टन हुआ। अधूरे केवाईसी के कारण करीब 1.3 करोड़ म्यूचुअल खातों पर बाजार नियामक सेबी ने रोक लगा दी है। इन खाताधारकों ने केवाईसी के रूप में गैर आधिकारिक वैध दस्तावेज जमा किए हैं। केवाईसी पंजीकरण संस्थाओं के मुताबिक इस साल 1 अप्रैल से ऐसे खातों से निकासी फ्रीज कर दी गई है जिनमें केवाईसी नहीं है या अधूरे हैं। सेबी ने कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त म्यूचुअल फंड खातों के लिए नॉमिनी के नियम को वैकल्पिक बना दिया है। साथ ही फंड हाउस को अब जिन्स और विदेशी निवेश की निगरानी के लिए एक ही फंड मैनेजर रखने की मंजूरी मिल गई है।
सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में कटौती करते हुए इसे 9,600 रुपए प्रति टन से घटाकर 8,400 रुपए प्रति टन कर दिया है। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के तौर पर लगाया जाता है। डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन या ATF के निर्यात पर SAED को 0 पर बरकरार रखा गया है। नई दरें 1 मई से प्रभावी हो गई हैं। देश में बिजली खपत को लेकर बिजली मंत्रालय द्वारा हर महीने आंकड़े जारी होते हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में बिजली खपत 1 साल पहले की तुलना में करीब 11% बढ़कर 144.25 बिलियन यूनिट हो गई। इसकी मुख्य वजह तापमान में वृद्धि है। वहीं अप्रैल 2023 में बिजली की खपत 130.08 BU थी। बिजली मंत्रालय का गर्मियों के दौरान करीब 260 गीगावाट मांग का अनुमान है। देश में पेट्रोल की खपत अप्रैल में 12.3% बढ़ गई, लेकिन चुनाव प्रचार तेज होने के बावजूद डीजल की बिक्री में गिरावट जारी रही। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों के शुरुआती आंकड़ों से जानकारी मिली है। ईंधन बाजार में करीब 90% हिस्सेदारी रखने वाली इन पेट्रोलियम कंपनियों की कुल पेट्रोल बिक्री अप्रैल में बढ़कर 29.7 लाख टन हो गई, जबकि पिछले साल की समान अवधि में खपत 26.5 लाख टन थी। हालांकि पिछले महीने में डीजल की मांग 2.2% घटकर 70 लाख टन रह गई, जबकि इस ईंधन की मांग मार्च में भी 2.7% घटी थी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने दिवालिया एयरलाइन गोफर्स्ट को लीज पर दिए गए सभी 54 विमानों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के 26 अप्रैल के आदेश के बाद पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं। गोफर्स्ट ने मई 2023 में दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था और तब से विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों को अपने विमानों का नियंत्रण लेने के पूर्व मालिकों, ऋणदाताओं के साथ साथ रेजोल्यूशन पेशेवरों के साथ लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। टाटा मोटर्स लिमिटेड पर कर चोरी और गलत तरीके से टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने का आरोप लगाया गया है। कंपनी को विभाग द्वारा इस गलती के लिए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि लगभग 25 करोड़ रुपए है, जिसमें ब्याज भी शामिल है। यह आदेश बिक्री कर अधिकारी वर्ग दिल्ली द्वारा 30 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था। टाटा मोटर्स को यह आदेश 1 मई 2024 को प्राप्त हुआ था। इस बात की जानकारी टाटा मोटर्स लिमिटेड ने रेगुलेटरी फाइलिंग में दी। वाहन विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की अप्रैल महीने में कुल बिक्री 4.7% बढ़कर 1,68,089 यूनिट रही। कंपनी ने अप्रैल 2023 में 1,60,529 वाहन बेचे थे। मारुति सुजुकी इंडिया का कहना है कि घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की कुल बिक्री 1,37,952 यूनिट रही, जबकि 1 साल पहले समान अवधि में यह 1,37,320 यूनिट थी। ऑल्टो और एस्प्रेसो सहित छोटी कारों की बिक्री अप्रैल 2023 के 14,110 यूनिट की तुलना में घटकर पिछले महीने 11,519 यूनिट रह गई। अमेरिकन एक्सप्रेस गुरुग्राम में एक नया अत्याधुनिक परिसर खोलने जा रहा है। लगभग 10 लाख वर्ग फुट में यह फैली यह सुविधा कंपनी द्वारा वैश्विक स्तर पर बनाया गया सबसे बड़ा कार्यालय है। गुरुग्राम के सेक्टर 74A में स्थित अत्याधुनिक सुविधाएं युक्त परिसर का मकसद अपने कर्मचारियों के लिए एक गतिशील कार्य वातावरण और कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत 2 राज्य समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल ये मामला फिलिस्तीन और इजराइल के बीच है और भारत का कहना है कि इजराइल को सुरक्षा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र देश के रूप में फिलिस्तीन स्वतंत्र रूप से रह सके, इसका भारत समर्थन करता है। India is committed to supporting a two-state solution where the Palestinian people are able to live freely in an independent country within secure borders with due regard to the security needs of Israel. उधर ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के मानवाधिकार फैसले की अनदेखी करते हुए रवांडा भेजे जाने वाले प्रवासियों को अब हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। सरकार ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की प्रमुख आव्रजन नीति के लिए आधार तैयार करते हुए कहा कि ब्रिटिश अधिकारियों ने अगले 9 से 11 सप्ताह में प्रवासियों को अब रवांडा भेजने की तैयारी कर ली है और अब उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। बता दें कि जुलाई की शुरुआत में ही कुछ उड़ानें इसके लिए निर्धारित कर ली गई हैं। बिना अनुमति के ब्रिटेन पहुंचने पर शरण चाहने वालों को पहले रवांडा भेजने का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस कानून को अप्रैल में ही संसद की मंजूरी मिली है। इस साल अब तक 7,500 से ज़्यादा प्रवासी फ्रांस से छोटी नावों पर बैठकर इंग्लैंड पहुंच गए थे। सरकार ने उम्मीद जताई कि ये नीति लोगों को इंग्लिश चैनल में खतरनाक यात्रा करने से रोकने में मदद कर सकती है। दरअसल ब्रिटेन और रवांडा के बीच ये समझौता हुआ है कि जो भी अप्रवासी अवैध रूप से ब्रिटेन में जाएंगे पहले उन्हें रवांडा भेजा जाएगा। उसके बाद अगर वो एप्लीकेशन देते हैं शरणार्थी होने का और उसे स्वीकार किया जाता है तो उन्हें वापस बुलाया जाएगा, अन्यथा उन्हें रवांडा से उनके अपने मूल देश में स्थापित किया जाएगा। एक बड़ी समस्या ब्रिटेन ने जिस पर अब एक कड़ा कानून बनाया है वो भी जो यूरोपीय संघ है उसने जो मानवाधिकार पर अपना रिपोर्ट दी है उसकी अनदेखी करते हुए उसको हाशिए पर रखते हुए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दक्षिणी इजराइल के किबुत्ज निर ओज क्षेत्र का दौरा किया है।
हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को यहां पर हमला किया था। हमले में दर्जनों निवासियों की मौत हो गई थी और आतंकवादियों ने करीब 253 लोगों का अपहरण भी कर लिया था। इसके साथ ही ब्लिंकेन ने केरेम शालोम सीमा का भी दौरा किया, जहां से गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है। ब्लिंकन हमले में क्षतिग्रस्त हुए अमेरिकी इजरायली परिवार के घर भी गए। इस परिवार के सभी सदस्य हमले में मारे गए थे। लंदन में आज मेयर पद का चुनाव होना है, जिसमें भारत और पाकिस्तान मूल के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। इस चुनाव में भारतीय मूल के तरुण गुलाटी लंदन के वर्तमान मेयर सादिक खान को चुनौती दे रहे हैं। सादिक खान लेबर पार्टी की तरफ से मैदान में है। वहीं 2 बार लंदन मेयर के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके पाकिस्तान के मूल निवासी सादिक खान भी टक्कर देने को तैयार हैं। बता दें कि लंदन मेयर पद के लिए मैदान में उतरने वाले 13 उम्मीदवारों में तरुण गुलाटी एकमात्र भारतीय है। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी ने सुशान हॉल को अपना उम्मीदवार बनाया। ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो ग्रांडे डो सुल में भारी बारिश की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई है और करीब 21 लोग लापता हैं। वहीं स्थानीय एजेंसियों द्वारा चेतावनी जारी की गई है कि इतिहास के सबसे भयावह आपदाओं में शामिल हो सकता है। हाल ही के सालों में ब्राज़ील में आई प्राकृतिक आपदा की वजह से कई शहरों को भारी नुकसान हुआ। रियो ग्रांडे डो सुल शहर में बढ़ते जल स्तर की वजह से 3400 से ज़्यादा लोगों को विस्थापित होने पर मजबूर होना पड़ा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि वो गाजा में इजराइल द्वारा की जा रही कार्रवाई के कारण उसके साथ राजनयिक संबंध तोड़ देंगे। कोलंबिया की राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के दिन आयोजित वार्षिक मार्च के दौरान उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कड़ी निंदा की। इसके साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दक्षिण अफ्रीका द्वारा इजराइल के खिलाफ चलाए जा रहे नरसंहार के केस में शामिल होने की इच्छा भी जताई है। गाजा द्वारा जानकारी के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक 34,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की जान गई है। इंडियन प्रीमियर लीग के 50वें मैच में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर हैदराबाद से होगा। राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 9 मैच खेले हैं, जिसमें टीम को 8 में जीत मिली है। टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर मौजूद है। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच IPL इतिहास में 18 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से राजस्थान ने 9 और हैदराबाद ने भी इतने ही मुकाबले जीते, यानी टक्कर बराबर की रही। जॉनी बेरिस्टो और रिली रोसोयू की शानदार बल्लेबाजी के दम पर इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को चेन्नई में खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। पंजाब की लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को भी मात दी थी। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के 65 रनों के दम पर 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 162 रन बनाए। जवाब में पंजाब के लिए बेयरस्टो ने 46 रन और लिली रोसोयू ने 43 रनों की पारी खेली, जिसकी मदद से पंजाब ने 17.5 ओवर में 3 विकेट बनाकर के 163 रन बनाया और जीत दर्ज कर ली। तो समाचारों के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं कुछ एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ, जिसमें हम बताएंगे कि गर्दन में जो दर्द की समस्या बहुत ही आम है और किस तरीके से हो सकती है। अगर आप ध्यान न दें तो समस्या बढ़ भी सकती है। नमस्कार। गर्दन में दर्द की समस्या काफी आम है और कई लोगों को परेशान करती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। यदि आप गर्दन के दर्द से प्रभावित हैं और आए दिन इससे परेशान रहते हैं, तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का संकेत हो सकता है। हमारा स्पाइन ज़्यादा जल्दी एज कर रहा है क्योंकि हम स्पाइन को ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हैं। आदमी या औरत 30 इयर्स तक ठीक होते हैं, 30-35, उसके बाद वो देखते हैं कि कब भी वो सो रहे हैं पिलो के साथ, उनको एक अनोखी किस्म की दर्द यहाँ पे शुरू होता है, नेक स्ट्रेन हो जाता है। दोज आर द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। बोन की क्वालिटी ख़राब हो रही है या ठीक ठाक नहीं है, इसके वजह से बोन अनयूजुअल ग्रोथ हो जाता है। ये जाके कोई नस के ऊपर दबाव हो सकती है, जिसकी वजह से कोई इस तरह के करंट जैसा पेन हाथ में आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं रेडिकुलोपैथी। इसको भी अगर आप टैकल नहीं करें तो ये बढ़ता जाएगा, तो जाके डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटिक माइलोपैथी, जिसके वजह से हाथ या पाँव में भी कमज़ोर हो सकते हैं।
आमतौर पर गर्दन में दर्द होने पर व्यक्ति विशेषज्ञ से परामर्श लेना आवश्यक नहीं समझते, खुद ही दवा लेते हैं या फिर मालिश और सिकाई जैसे विकल्प अपनाए जाते हैं। ऐसा करना समस्या को बढ़ा सकता है। जब आप बैठते हैं तो आपको एक मिलिट्री पोस्चर जैसे लगाना चाहिए, जैसे कि छाती आगे आए और पेट अंदर जाए। जब आप खड़े होते हैं तो आपको कॉन्शियसली ये पोस्चर इंप्रूव करना पड़ेगा। दूसरा है एडिक्वेट हाइड्रेशन। इसका मतलब है कम से कम आपको दिन में 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। 8 घंटे की स्लीप की ज़रूरत है और हमारा स्लीप जो बाहर की डे लाइट है उसके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। चौथा है कि फूड डाइटरी हैबिट्स। हमें डाइटरी हैबिट्स में हाई कैल्शियम मतलब अच्छी लीफी वेजिटेबल्स लेना बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियसली धूप में कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा हमें खड़े होना ज़रूरी है। अगर विटामिन डी लेवल कम है तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। छठवां है विटामिन B12 लेवल, ये भी ठीक रखना ज़रूरी है। यदि गर्दन में दर्द है जो बढ़ रहा है और आपको कार्य करने में परेशानी हो रही है तो इन लक्षणों को नज़रअंदाज न करें, इसका कारण जानकर सही इलाज करवाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है जिसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक का मतलब आइसो मतलब कांस्टेंट, मेट्रिक मतलब लेंथ। इसका मतलब लेंथ को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। फर्स्ट एक्सरसाइज आप हाथ को पीछे रख सकते हैं। पीछे रख के आप सर को पीछे की तरफ दबाइए ताकि आपके पीछे के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट में रहे और इसी कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में आपको 10 सेकेंड मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद आगे रखिए हाथ को और सर को आगे दबाइए जिसके वजह से ये आगे की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो। उसके बाद राइट साइड आप सर को दबाइए विदाउट मतलब सर को बेंड मत करिए, सर को सीधा ही रहने दीजिए और इसको ऐसे दबाइए जिसके वजह से इस तरफ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो और दोबारा इस सर को इस तरफ दबाइए ताकि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो। इसके बाद राइट साइड रोटेशन और लेफ्ट साइड रोटेशन, ये भी 10-10 सेकंड के लिए मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल ट्रीटमेंट। जीवन शैली में बदलाव, शारीरिक सक्रियता और कुछ सावधानियां रखने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के खतरे को कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। लोकतंत्र का महापर्व आम चुनाव 2024। 7 मई को तीसरे चरण का है मतदान।